नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। असम में सीएम योगी बोले, असम को नहीं बनने देंगे लव जिहाद की धरती। यूपी देख लीजिए, अब वहां सड़कों पर नमाज नहीं होती। संस्कृत शिक्षा परिषद को मिलेगा अपना भवन। 25 साल का इंतजार खत्म। शासन ने जारी किए 42 करोड़ रुपए। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े आतंकी गिरोह का भंडाफोड़। एटीएस ने 4 आरोपियों को दबोचा। क्यूआर से लेते थे पेमेंट। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में बड़ा खुलासा। ओटी टेक्नीशियन डॉक्टर बनकर कर रहा था ट्रांसप्लांट। फरार डॉक्टरों की तलाश में दबिश। देवरिया में निर्माणाधीन भवन के बगल की दीवार गिरी, 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल। सभी घायलों की स्थिति सामान्य। और यूपी के मौसम में बदलाव के संकेत। कई जिलों में बारिश संग गिर सकते हैं ओले। तपिश में राहत मिलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर है, जहां समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई है। पेपर लीक करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा गया है। गैंग का एक सदस्य कृष्णा पांडे अरेस्ट किया गया है। एसटीएफ ने वाराणसी से आरोपी को पकड़ा है। तो गैंग का एक सदस्य कृष्णा पांडे अरेस्ट किया गया है। इस वक्त की अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। एसटीएफ ने वाराणसी से आरोपी को पकड़ा है। तो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में यह कार्रवाई सामने आई है। पेपर लीक करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा गया है। गैंग का एक सदस्य कृष्णा पांडे अरेस्ट किया गया। अब बात अगली खबर की करेंगे। कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले की जांच में चौंकाने वाले तथ्य अब सामने आए हैं। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार ट्रांसप्लांट में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि बिना डिग्री वाले लोग भी शामिल थे। किडनी स्पेशलिस्ट बनकर ऑपरेशन करने वाला शख्स असल में ओटी टेक्नीशियन निकला। फरार डॉक्टरों और कर्मचारियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जांच टीमें गाजियाबाद, मेरठ और चित्रकूट में छापेमारी कर रही हैं। पूरे मामले को लेकर डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। कानपुर में खुले अवैध किडनी कांड के 3 दिन पूरे हो चुके हैं और इस कांड में लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है। टीमें रवाना करी गई थी। मेरठ, दिल्ली और लखनऊ में टीमें पहुंची हैं। क्या कुछ उन टीमों के हाथ लगा है, ये बताने के लिए डीसीपी वेस्ट हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, टीमें रवाना करी गई थी, टीमें बाकायदे जांच कर रही है, क्या कुछ निकल कर आया है और किन किन लोगों के अब जो नाम सामने आए हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? इसमें अभी तक जैसा आपने अभी बताया है कि कुल 8 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कुछ अन्य व्यक्ति इसमें जो इस पूरे सिंडिकेट का पार्ट हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए लगातार टीमें दबिश दे रही है। उनके घर तक हम लोग पहुँचे हैं, बट वो घर से फरार हैं, दस्तयाब नहीं हुए। उनकी कुछ और डिटेल्स हम लोगों को मिली हैं, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी जल्दी ही सुनिश्चित की जाएगी। कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो उनके नाम आए थे, तो उनकी जाँच भी हो रही है और जो फैक्ट्स निकल के आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरा एक सिंडिकेट था जिसमें ये लोग भी शामिल थे। मेरठ का भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें लिंक निकल के आया है और ये लोग भी अभी फ़िलहाल अपने घरों से भागे हुए हैं, फ़रार हैं। इनके घर वालों से पूछताछ हो रही है, बातचीत हो रही है और जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जो पेशेंट थे कानपुर में दोनों, उनको अब लखनऊ रेफर कर दिया गया, उनकी क्या कंडीशन है या उनके परिजनों से कुछ बातचीत हुई? उनके परिजनों से बातचीत हुई है, अभी फ़िलहाल स्टेबल है, कंडीशन अभी ठीक है और उनका उपचार चल रहा है। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी सर, जिन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से जांचें चल रही हैं और लिंक सामने आ रहे हैं उसी हिसाब से पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां संघ के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत समाज के प्रमुख और प्रबुद्ध वर्गों के साथ में संवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर के होटल रेजेंटा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कानपुर प्रांत प्रचारक द्वारा
कानपुर प्रांत प्रचार द्वारा मीडिया संवाद का कार्यक्रम रखा गया, जहां बड़ी संख्या में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने संघ के बारे में जिज्ञासाओं का समाधान किया और मीडिया के प्रमुख लोगों से संवाद भी किया। बारी बारी सभी मीडिया के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया और यूजीसी के लिए उन्होंने कहा कि इससे किसी का सदुपयोग जो है नहीं होना चाहिए। कोर्ट में है, सरकार से पूछा, सरकार जवाब देगी। वहीं युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी संघ में आ रही है और हर साल 1.25 लाख लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम में महिलाओं के मुद्दे पर भी संवाद हुए। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बताया कि संगठनों में महिला भागीदारी बड़ी संख्या बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। सेवा भारती संस्था जैसी संस्थाएं प्रशिक्षण स्वावलंबन बनने पर कार्य कर रही हैं। मीडिया संवाद में के न्यूज के एडिटर इन चीफ दुर्गेंद्र चौहान ने भी मुख्य वक्ता नरेंद्र ठाकुर से यूजीसी से लेकर कई अहम मुद्दों पर संवाद किया। आर.के. करंजिया जी का तो बहुत बार उदाहरण देते हैं अपने लोग भी, सही जो आपने जो पुस्तक बताई अपने उनकी पुस्तक का अभी प्रकाशन किया है देहरादून में अभी पिछले। जब उसका समय आएगा तो उसका रास्ता भी निकलेगा, निकालना तो पड़ेगा, लेकिन आपस का कोई भेदभाव या जो आपने कहा कि भ्रम और भ्रांतियां हैं संघ को लेकर, संघ उन्हें दूर करने की कोई कोशिश नहीं करता है, एक बात। दूसरी बात, ये संवाद कार्यक्रम मैंने 10-12 साल के देख रहा हूँ, पहली बार संघ ये संवाद नियमित क्यों नहीं करता है, ये थोड़ा सा मेरी दो वो है। हमें रखना चाहिए। संघ की भूमिका ये रहती है कि समाज का आपस का सद्भाव बना रहे। जब उसका समय आएगा तो उसका रास्ता भी निकलेगा, निकालना तो पड़ेगा कोई ना कोई रास्ता। इसको हटा, कोर्ट ने सरकार से पूछा है, सरकार उसका जवाब देगा या ये जो सद्भाव है ये बिगड़ना नहीं चाहिए। इतना समाज ने थोड़ा समझदारी रखना है। ऐसे कोई भी केवल ये नहीं है, पहले भी बहुत विषय आए, आगे भी कभी आ सकते हैं, तो इतना ध्यान सबने रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आमतौर पर 80-90% लोग मानते हैं कि वही भारत माता है, लेकिन संघ की दृष्टि में भारत माता कौन है ये सब भारत विषय है। आप कैसे वो दुनिया के अंदर वो दुनिया उसको सबसे और हम भी वैसा बने दुनिया के अंदर वो एक पर्यावरण को लेकर बहुत सारे सोल्यूशन भारत के ग्रंथों में भारत का अगर परंपरा है संस्कृति इसमें वो हमारे जीवन में कोई बड़ा करता। राष्ट्रभक्ति अंधभक्ति बनाम व्यक्ति इसको संघ कैसे बताया देखता है। राष्ट्रभक्ति के रूप में संघ का स्पष्ट है, लेकिन व्यक्ति पूजा और अंधभक्ति आंखें बंद करके जय जयकार ऐसा क्यों मंदिर ही बना देना नहीं, व्यक्ति पूजा अंधभक्ति उस पर मेरा प्रश्न है। वो है नहीं संघ में हम मानते हैं, स्वयं सेवकों को अनुमति है कि व्यक्ति पूजा करवाएं, मंदिर बनाएं और ऐसी शिक्षा रखते हैं। संघ करता ही नहीं, स्वयं सेवक कर सकते गुलाब के साथ गुलाब का नाम कुछ भी रख दो उसमें का कोई स्थान धीरे धीरे करता है। क्लियर डायरेक्शन नहीं रहता, कोई स्वयं व्यक्ति पूजा नहीं करवाएगा, अपने मंदिर नहीं बनवाएगा, या अपनी जय जयकार आंख बंद करके नहीं किसने बना दिया। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। आगरा से अहम खबर है, जहां आगरा से आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा का आगाज हो गया। ये पदयात्रा 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलेगी और आगरा से मथुरा तक का सफर तय करेगी। पदयात्रा का नेतृत्व संजय सिंह कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार दो और रोजगार दो या हर महीने 10,000 दो का बड़ा नारा दिया। संजय सिंह ने कहा कि अगर सरकार नौकरी नहीं दे सकती है तो युवाओं को आर्थिक मदद दे।
उन्होंने ये भी कहा कि 10,000 रुपए के बदले युवाओं से कोई सरकारी काम नहीं लिया जाना चाहिए। पदयात्रा में प्रदेश में बेरोजगारी, शिक्षक भर्ती घोटाला, जातिवाद की राजनीति, गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें, पश्चिम बंगाल और पंजाब में वोटर्स जैसी समस्याओं को उठाया जा रहा है। हमने नारा दिया है रोजगार दो वरना 10,000 दो। रोजगार दीजिए नौजवानों को, वरना हर महीने उनको 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दीजिए और बदले में 2 घंटे कोई भी सरकारी काम हमारे नौजवानों से लीजिए, लेकिन उनको बेरोजगार मत रखिए। आज बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नए शिक्षा सत्र शुरू होते ही अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महंगी शिक्षा और महंगी किताबों के खिलाफ कानपुर महानगर कांग्रेस ने लाल इमली चौराहे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने महंगी किताब और शिक्षा पर विरोध दर्ज करते हुए प्रतिलिपियों का पुतला दहन कर सरकार से शिक्षा को महंगाई मुक्त करने की बात कही। नारेबाजी करते हुए महानगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, जिसके कारण अभिभावक बेहद परेशान है। सरकार द्वारा सस्ती शिक्षा हर बच्चे को मिले इसके प्रयास किए जा रहे हैं, मगर शिक्षा महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रही है। अब विरोध प्रदर्शन कर महंगी शिक्षा को सस्ती करने के लिए गहरी नींद में सोई सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में, महानगर कानपुर में सब जगह अभिभावक परेशान हैं। बच्चों के एडमिशन का समय है, शिक्षा में फीस बहुत बढ़ा दी गई है। एक क्वार्टर की फीस 38-40 रुपये बच्चों की हो रही है, छोटे बच्चों की, क्लास 5 और 6-7 के। इसके अलावा उनको महंगी किताबें, कापियाँ दी जा रही हैं जो स्कूल से लेनी पड़ेंगी, और भी बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो अभिभावक करने के लिए पोजीशन में नहीं है। इसलिए आज हम कांग्रेस पार्टी ने अभिभावक को परेशान मत करो, महंगी शिक्षा बंद करो, शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करो, ये नारे लगाने के साथ हम लोग आज यहाँ पे शिक्षा के व्यवसायीकरण का पुतला फूकेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आरटीओ विभाग द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर प्रभावी कार्रवाई के उद्देश्य से संचालित किया गया। अभियान के तहत एआरटीओ, पीटीओ, आरआई एवं संबंधित स्टाफ की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग की गई है, जिसमें अब तक 63 स्कूल बसों की गहन जांच की जा चुकी है। एआरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूली वाहनों में फिटनेस, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड किट, स्पीड गवर्नर, जीपीएस एवं अन्य अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एटा से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर एटा से आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मुकेश परमार की गुंडई। कमरे में बंधक बनाकर पत्रकारों से मारपीट। जूनियर डॉक्टर अंकित के बुलावे पर मारपीट। डॉक्टर मुकेश ने 8 डॉक्टरों को बुलाकर गुंडई की है। इस वक्त की अहम खबर एटा से आपको दिखाना है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष से मारपीट की गई है। पंकज गुप्ता सहित 2 अन्य पत्रकारों से मारपीट की गई है। डॉक्टर मुकेश परमार के द्वारा रुपए मांगने का आरोप है। पत्रकार के बेटे के हाथ से रोड निकालने के रुपए मांगे। दबाव में पुलिस प्रशासन पत्रकारों की नहीं दर्ज कर रही एफआईआर। आक्रोशित पत्रकारों का कोतवाली नगर में नगर के बाहर धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। मेडिकल कॉलेज में गुंडई पर उतारू है जूनियर डॉक्टर। इस वक्त की अहम खबर एटा से आपको दिखा रहे हैं। इलाज की जगह मारपीट और गुंडागर्दी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो एटा से अहम खबर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मुकेश परमार की गुंडई। कमरे में बंधक बनाकर पत्रकारों से मारपीट। ज्ञानेश कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई है। डॉक्टर मुकेश ने 8 डॉक्टरों को बुलाकर ये गुंडई की है, क्या है पूरा मामला? मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मुकेश परमार की गुंडई देखने को मिली है। कमरों में बंधक बनाकर
और पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। कहीं ना कहीं जो मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर परमार हैं, उन्होंने जूनियर डॉक्टर अंकित के बुलावे पर मारपीट करने के लिए डॉक्टर मुकेश परमार अपने अन्य 8 अज्ञात साथियों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने यानी 2 पत्रकारों के साथ मारपीट की। उसके बाद एक पत्रकार के साथ भी जातसूचक गालियां के साथ मारपीट की है। कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान एटा के प्रशासन पर खड़ा कर रहा है। जी मनोज। हाँ बिल्कुल, लेकिन ज्ञानेश, अब तक इन पत्रकारों, जो पीड़ित पत्रकार हैं, इनकी एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है? अभी तक बिल्कुल धरने पर यानी कोतवाली नगर पर धरने पर पत्रकार सभी बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी पुलिस प्रशासन आश्वासन कर रहा है कि एफआईआर दर्ज करी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पत्रकारों पर मतलब मारपीट होने के बावजूद भी अभी तक यानी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पत्रकार के साथ यानी पत्रकार किसी के साथ यानी ऐसे निंदनीय घटना यानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एटा के पत्रकारों में काफी रोष व्याप्त है कि कहीं ये धरने पे बैठे हुए हैं और अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और पत्रकारों के साथ इस तरीके से मारपीट की गई और ये निंदनीय घटना यानी सामने आई है। जी मनोज। हाँ बिल्कुल, ज्ञानेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कमरे में बंधक बनाकर पत्रकारों से मारपीट के बाद अब पत्रकार धरने पर बैठे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज जिले के छिबरामऊ में 100 शैय्या अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सीएमएस और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केपी त्रिपाठी को कड़ी फटकार लगाई है। डीएम ने कहा कि अस्पताल निरीक्षण की जानकारी होने के बावजूद कोई तैयारी नहीं की गई थी। बीते कुछ समय से अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के आईसीयू के चालू होने के कारण स्टोर रूम धूल और गंदगी से भरा मिला। अस्पताल के व्यवस्थापन में लापरवाही पर डीएम ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तत्काल सुधार की चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। आज हम लोगों ने 100 शैय्या अस्पताल छिबरामऊ का निरीक्षण किया है। ये आकस्मिक निरीक्षण नहीं था। कल ही मैंने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर केपी त्रिपाठी से कहा था कि कल हम लोग 12 बजे चलेंगे और ये औचक नहीं कहेंगे, इसको नियमित निरीक्षण है। और इसका उद्देश्य था कि पिछले कुछ समय से लगातार छिबरामऊ के इस हॉस्पिटल के बारे में निगेटिव समाचार आ रहे थे। समय पर चिकित्सक का ना उपलब्ध होना, इमरजेंसी में फैसिलिटी ना होना, इस उद्देश्य से हम लोग आज निरीक्षण किए हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर 3 चीज़ें मुझे दिखी हैं। एक तो महिला चिकित्सक की तैनाती नहीं है, बाल रोग विशेषज्ञ भी नहीं है, और तीसरा आईसीयू हमारा संचालित नहीं है। फर्रुखाबाद में ईएमटी दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा की ईएमटी कर्मियों को सम्मानित किया। आपको बता दें, फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में दिन रात समर्पित रहने वाले उत्कृष्ट कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का वातावरण आपको बता दें गर्व और सम्मान और प्रेरणा से परिपूर्ण रहा। जिलाधिकारी ने ईएमटी कर्मियों के समर्पण और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत ये कर्मी समाज के सच्चे नायक हैं, जो हर स्थिति परिस्थिति में मानव जीवन की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा जनपद के थाना आदमपुर क्षेत्र के अंतर्गत रूपानंगल गांव से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया प्रकाश में आया है। यहां कक्षा 6 की एक छात्रा के साथ गांव के ही एक युवक ने न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि मामला खुलने के डर से परिजनों के साथ मिलकर उसका जबरन गर्भपात भी करा दिया। जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी निर्विकार ने छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। खौफ के कारण पीड़िता चुप रही, लेकिन महीनों बाद जब वह गर्भवती हो गई तो मामले का खुलासा हुआ। जैसे ही आरोपी के परिवार को इसकी भनक लगी, उन्होंने साक्ष्य मिटाने के लिए खौफनाक साजिश रची। आरोपी के जीजा और बहन ने मासूम छात्रा को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया। राज छिपाने के लिए वे पीड़ित को एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसका जबरन गर्भपात कराया गया। घर लौटने के बाद बदहवास पीड़िता ने परिजनों के सामने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस तत्काल एक्शन में आई। पुलिस ने मुख्य
आरोपी निर्विकार, उसकी बहन और जीजा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा के स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर भ्रष्टाचार का बड़ा जिन्न बाहर निकला है। जिला अस्पताल और दादरी सीएससी में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आरोप है कि महज 71,000 रुपए की रिश्वत लेकर मारपीट के मामले में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। इस पूरे खेल का खुलासा तब हुआ जब सोशल मीडिया पर एक एक्सरे टेक्नीशियन का रिश्वत लेते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह रुपए के बदले मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर का सौदा किया जा रहा है। इस वीडियो ने स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत की पोल खोलकर रख दी। सबसे पहले तो नगरवासियों को गुड फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी नॉलेज में ये आया था परसों प्रकरण, तो हमने इस पर एक बोर्ड बना दिया था, कमेटी गठित कर दी थी। तो उसके लिए हमने फर्स्ट उसका जो हमने एक्शन लिया है उसको तत्काल प्रभाव से हमने सस्पेंड कर दिया है। और जो भी हमारे हॉस्पिटल में इस तरह की गलत गतिविधि करता हुआ कर्मचारी पाया जाएगा, उसकी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। बुलंदशहर जनपद के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव छोटाबास में पिछले दिनों लापता हुए युवक अनमोल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। अनमोल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही दोस्तों ने महज एक मोबाइल नंबर के विवाद में कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस जांच में जो सच्चाई सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आरोपी रजत और सोनू को शक था कि अनमोल उसकी बहन से बात करना चाहता है। अनमोल द्वारा बहन का मोबाइल नंबर मांगे जाने से नाराज दोनों भाइयों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के छोटाबास अकरावास कनैनी गांव से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुएं में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस, उच्च अधिकारीगण एवं फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर शव को निकाला गया, जिसकी पहचान गांव के ही एक युवक अनमोल के रूप में हुई थी, जो पिछले 2-3 दिन से मिसिंग था। इसके संबंध में थाने पर एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में एसएसपी सर के द्वारा 5 टीमें गठित की गई थी। लखीमपुर के सुवागाड़ा गांव में एक 17 वर्षीय किशोर की गोली लगने से मौत ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। 30 मार्च की रात संदिग्ध हालत में घायल हुए किशोर ने 2 अप्रैल को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण और हत्या का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। जानकारी के अनुसार 30 मार्च की रात किशोर को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी थी। परिजनों का आरोप है कि साथ में मौजूद लोगों ने घटना की सही जानकारी छिपाई और इलाज में घोर लापरवाही बरती। शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब किशोर को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ले जाया गया तब वहां डॉक्टरों ने खुलासा किया और किशोर के पेट में गोली लगी। किशोर की मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम और गुस्सा फैल गया। परिजनों ने पुलिस पर सुस्त कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उनकी मांग है कि जब तक सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैनपुरी में दोस्त की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ही युवती से फ्रेंडशिप के चलते घटना को अंजाम दिया गया, ये खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा। घटना थाना एलाऊ इलाके के रतनपुर किरकिच गांव की है। यहां बीती 1 अप्रैल की शाम को युवक आलोक कुमार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। घटना की FIR 2 अप्रैल को दर्ज कराई गई। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि के बाद पुलिस जाँच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दोस्त नमन उर्फ नमो शाक्य को गिरफ्तार करके जेल भेजा।
देखिए 1 अप्रैल की रात को एक सूचना मिलती है कि गांव में ही एक सुनसान जगह पे एक 2 कमरे का रूम था जिसमें एक व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पे पुलिस पहुंचती है तो जो मृतक है उसकी पहचान आलोक कुमार, उसकी उम्र 21 से 22 साल की होगी और ऐसा डेड बॉडी को देख के लगा कि कोई धारदार हथियार में भी एक कुल्हाड़ी से इसकी वार करके इसको मारा गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।